नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अकेडमी में। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा पढ़ा के पूरा खत्म कर दिया था। आज हम लोग नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो हमारी नई टॉपिक होगी सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और ये खुद संज्ञा का ही बोध कराते हैं। जैसे इसको उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरण है, राम जाता है। राम जाता है। तो यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जितने भी जिन वस्तुओं का नाम होता है वो क्या होते हैं? संज्ञा होती है। तो राम संज्ञा है। अब इनके स्थान पे हम लोग ऐसा सर्वनाम प्रयुक्त करें जो सटीक बैठे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग संज्ञा के राम के स्थान पे हम लोग करेंगे वह जाता है। वह जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं वह जो है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा? वह। इसी तरह श्याम खाना खाता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? वह खाना खाता है। सीता गाना गाती है, तो वह गाना गाती है। ऐसे हम लोग जितने भी उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। आइए देखते हैं वो 11 कौन कौन से सर्वनाम है। तो पहला हो जाएगा मैं, तू, यह, वह, मैं, तू, यह, वह, जो सो आ, फिर है क्या, कोई और कौन, कुछ। तो ये जो हमारे 11 सर्वनाम होंगे, गिन लेते हैं, देख लीजिए 11 है कि नहीं। एक मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पूरे 11 सर्वनाम, ये संख्या है, ये भेद नहीं है, इनके भेद अलग होते हैं। ये से कहीं आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? चलिए देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। क्या नोट कर लेते हैं? यहाँ से लिख देते हैं 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से देख लेते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो हमारा पहला जो होगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। तीसरा होगा अनिश्चयवाचक।
तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पांचवा होगा संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम लोग कितने भेद देख रहे हैं? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद यही होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग पहला भेद क्या देखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो ऐसे शब्द जो पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी बोध कराए वो क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष के साथ साथ, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष का ही बोध कराएंगे, ये पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी बोध कराते हैं। साथ साथ स्त्री का भी बोध कराए। बोध कराएं, क्या कराएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे सब जो पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी बोध कराए क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे वह जाता है, तो ये अभी पुरुष का बोध करा रहा है, वह जाता है। लेकिन अगर यही कहते हैं वह जाती है, तो यही वह स्त्री का बोध करा रहा है, वह जाती है। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। चलिए तीनों पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब देखते हैं कि कहते किसको हैं। उत्तम पुरुष यानी वक्ता। क्या होता है? ये वक्ता होता है। अब वक्ता किसे कहते हैं? वक्ता या अर्थात बात को कहने वाला, जो बात को कहता है वो क्या कहलाता है? वक्ता। तो यहाँ बात को कहने वाला। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? बात को कहने वाला, जो बात को कहता है अर्थात वक्ता आते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा जैसे आएगा मैं, हम, हमें, हमारा, मुझे, मुझको, मुझसे
तो उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, मतलब जो बात को कहता है। इसमें कौन कौन आएगा? जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सब शब्द किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? श्रोता आते हैं। श्रोता, श्रोता कौन होते हैं? सुनने वाला, अर्थात जिससे बात कही जाए, जिससे बात, कोई बात जैसे हो रही, उसमें कोई तीन लोग होते हैं। एक तो जो बात कहता है, दूसरा आता है जो बात सुनता है, और तीसरा आता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसमें कौन आएगा? जिससे बात कही जाए, अर्थात बात को सुनने वाला, कही जाए। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा तू, तुम, तुम्हें, तुमसे, तुझको, तुम्हारा, आप इत्यादि। ये सब किस में आएगा? बात को सुनने वाले में, अर्थात मध्यम पुरुष में आएगा। अब तीसरा हमारा लास्ट है। लास्ट क्या है? अन्य पुरुष, यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर जिसके बारे में बात की जाए, अन्य पुरुष को छोड़कर। यानी जिसके बारे में बात की जाए। तो जिसके बारे में बात की जाए, इसमें क्या कौन कौन से शब्द आएंगे? इसमें आएंगे वह, उसे, उसको, उसका, उन्हें, उनका इत्यादि। इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं? अन्य पुरुष में। तो यहाँ पे तीन भेद होते हैं। पहला क्या होता है? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अच्छा, इसको याद करना तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष में आपको दिख रहा होगा मैं, हम, हमें, हमारा, मुझे, ये सब आ रहा है। और मध्यम पुरुष में क्या आ रहा है? तू, तुम, तुम्हें, तुमसे, ये सब आ रहे हैं। और इसमें वक्ता यानी अन्य पुरुष में क्या आ रहा है? वह, उसे, उसको, ये सब शब्द आ रहे हैं। तो इसको ऐसे याद करिएगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। मतलब मैं वाले जितने शब्द रहेंगे वो किस में जाएंगे? आपके उत्तम में जाएंगे। और तुम, तू से जितने शब्द स्टार्ट होंगे वो किस में जाएंगे? मध्यम में। और बाकी जितने भी सब, उन्हें, उनका, वह, ये सब किस में? अन्य में जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये तीन ऐसे याद कर लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। इसको इस हिसाब से याद करिएगा, आपको याद रहेगा। तो आपका उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुष श्रोता, और अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता को छोड़कर जिसके बारे में बात की जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या बताए थे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध कराते हैं। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो किसी निश्चित विषय वस्तु का
बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इससे किसी निश्चय विषय वस्तु का बोध होगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो देखिए यहाँ निश्चित का बोध करा रहा है कि कोई बुक है वो मेरी है, वो पुस्तक मेरी है। और इसी तरह देख लीजिए, वह दिव्यांग जन का विद्यालय है, दिव्यांग जन का विद्यालय है। यहाँ भी देखिए निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि मतलब बता रहा है कि वह दिव्यांगजन का विद्यालय। किसका विद्यालय? दिव्यांगजन। ये चीज निश्चित है, तो इसमें जिससे निश्चित विषय वस्तु का बोध होता है वो सर्वनाम सब आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीत होता है, जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी निश्चित वस्तु विषय वस्तु का बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध नहीं होता है, विषय वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चित होती हैं वो चीजें। क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिससे हमें किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे बाहर कोई टहल रहा है, बाहर कोई टहल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई, यहाँ कौन है कैसा है ये निश्चित नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसके लिए कोई शब्द यूज किया गया है, तो ये कैसा है? अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा। और इसी तरह एक, वहां कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है, बस है कि कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। वहां कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सब कैसे सर्वनाम हो जाएंगे?
ये सब हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां आपको कोई कुछ ये सब शब्द दिख जाए वो क्या होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए हम तीसरे सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सर्वनाम होगा तीसरा मैंने आपको बता दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा सर्वनाम होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम। नाम से ये निजवाचक, निजता का यहाँ बोध होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जहां कर्ता खुद स्वयं अपना बोध कराता है वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा कर्ता यानी जो बात कहता है, कर्ता स्वयं अपना बोध कराता है। बोध कराता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज से पता ही चल, निज मतलब अपना, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जिस सर्वनाम शब्द द्वारा कर्ता स्वयं अपना बोध कराता है वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें जैसे आ जाएगा, उदाहरण देखेंगे। मैं स्वयं आ जाऊंगा, स्वयं आ जाऊंगा। मैं स्वयं आ जाऊंगा। यहाँ पे आप देखते हैं स्वयं, यहाँ पे ये स्वयं जो है निजता का बोध करा है। मैं अपने आप ही आ जाऊंगा, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। यहाँ पे भी देखिए निजता बोधन के बस अपना काम स्वयं कर लेगा, अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ अपने आप जो होगा अपने आप स्वयं कर ले रहा, अपना कर्ता अपना काम स्वयं कर लेगा। जैसे मैं स्वतः उठ जाता हूँ, स्वतः मतलब भी अपने आप होता है, स्वतः उठ जाता हूँ। तो ये यहाँ भी आपका निजता का बोध करा रहा है। तो जहां भी आपको स्वयं, अपने आप, स्वतः ऐसे शब्द जो दबाव डाले, जो अपना अधिकार दिखाएं, वो क्या हो जाएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, ऐसे शब्द किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये संबंध को दर्शाएंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम शब्द की सहायता से अपने संबंध को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द या ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द की सहायता से
संबंध को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए ऐसे शब्द होते कौन है जो मतलब संबंध को दर्शाते हैं, तो कैसे उदाहरण में आएगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही होता है ना, जैसे को तैसा वैसा भरोगे। देखिए ये यहाँ पे क्या संबंध दिखाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरह हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम, काम वैसा परिणाम। ऐसे ही ये वही है जो कल यहाँ आया था। जैसे ये वही है, यह वही है जो कल यहाँ आया था। इसमें आप देख रहे हैं सब संबंध को दर्शा रहे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा काम वैसा परिणाम। यह वही है, वही कौन है? जो कल यहाँ आया था। जहाँ पे आपको ये सब दिख जाए जो कल यहाँ आया था, वही है जो कल यहाँ आया था। तो यहाँ पे जो है जो संबंध को दर्शा रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ आपको मिल जाए वो क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। लास्ट हमारा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में बहुत आसान है, जहाँ पे आपको ऐसे शब्द मिल जाए जो संबंध को दर्शाए वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है, आखिरी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही दिख रहा है प्रश्नवाचक, जिसमें मतलब ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो लिख लेते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हो। बोध कराएं क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक नाम है तो प्रश्न का ही बोध कराएंगे। इसका उदाहरण जैसे होगा, उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण जैसे तुम कौन हो, ये प्रश्न पूछ रहा है कौन, तुम कौन हो। वे सब कब आएंगे, वे कब आएंगे। वहाँ कौन था। वह क्या कर रहा था। जहाँ भी आपको इस प्रश्नवाचक शब्द जानते ही आप लोग कौन, कब, क्या, कैसे का
कहाँ, ये सब आपको मिल जाएंगे। वो कौन से शब्द होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे तुम कौन हो, यहाँ पे कौन, कब, कौन, ऐसे मतलब तुम कैसे हो, ये सब जहाँ भी आपको प्रश्न का बोध होगा वो सब कौन होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। तो जहाँ भी आपको ऐसे शब्द देखने को मिले आप प्रश्नवाचक सर्वनाम देख के पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सर्वनाम टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।